जय हिंद बच्चों, मैं इंजीनियर डीके सिंह, आपका फिजिक्स एजुकेटर। आज से हम लोग पढ़ेंगे वैसे बच्चे जो +2 के एग्जाम देने वाले हैं 2022 में, उनके लिए मॉडल सेट पेपर। और जैसा कि आपको पता है कि जो 2022 में एग्जाम होने वाला है उसके मॉडल सेट पेपर में या आपके एग्जाम में जो है 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, 20 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और 6 5 नंबर वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। 70 ऑब्जेक्टिव में मात्र 35 क्वेश्चंस का ही आपको आंसर देना है। वैसे बच्चे जो 70 में 70 अगर क्वेश्चन को टिक लगा के चले आते हैं तो मैं आपको बता दूं कि उसमें से पहले 35 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। उसमें से जितना सही होगा सही माना जाएगा और जितना गलत होगा गलत माना जाएगा। 20 सब्जेक्टिव जो 2 2 नंबर वाले हैं उसमें से आपको किसी भी 10 क्वेश्चंस का आंसर देना है और जो 6 सब्जेक्टिव 5 नंबर वाले क्वेश्चन उसमें से किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आपको अपने शब्दों में देना है। ये सारे इंस्ट्रक्शन आपके जो है स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इवन आपके पेपर में भी हूबहू मिलेगा। और टोटल थ्योरी ये 70 नंबर की होती है। 3 घंटा 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा, जिसमें से 15 मिनट आपको पेपर समझना है और 3 घंटे में आपको क्वेश्चन आंसर्स करना है। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जिसमें आपको छोटे छोटे वीडियो में जो है यानी कि 10-10 क्वेश्चन के इंटरवल मिलेगा। बिल्कुल एक सीक्वेंस से मिलेगा आपको क्वेश्चंस, जो है आप लाइन बाय लाइन एक एक वीडियो को देखते चले जाएंगे, आपके सारे जो है यानी क्वेश्चंस कंप्लीट मिलेंगे और एग्जाम में आपको बहुत मजा आएगा, मुझे विश्वास है। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चंस के लिए। देखिए आपके स्क्रीन पर बहुत शानदार क्वेश्चन दिख रहा है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक होता है, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज। आपको बताना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है। मैं आपको बता दूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं और सिग्मा बराबर होता है चार्ज अपॉन एरिया यानी Q/A। और चार्ज का एसआई यूनिट बच्चों कूलम होता है और एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। यानी कुल मिला के देखें तो हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और मुझे विश्वास है कि आपको अपना आंसर दिख गया होगा। पहला में दिया कूलम इंटू मीटर, दूसरा में दिया कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, तीसरा में दिया कूलम इंटू 1/मीटर और यहाँ दिया कूलम पर मीटर स्क्वायर। यानी हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। मैं आपको इसी के पैरेलल और भी टॉपिक्स बता देता हूं। इसमें एक टर्म आता है रेखीय आवेश घनत्व, जिसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और रेखीय आवेश घनत्व के लिए आप जानते हैं कि चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, यानी प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश होता है। और अगर इसके मात्रक की बात किया जाए, पूछ दिया जाए क्वेश्चन, तो आप कूलम पर मीटर लिखेंगे। सेम वर्ड में जाता है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और इसका वैल्यू है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर इसके एसआई यूनिट आपसे पूछ देता है तो आप कूलम पर मीटर क्यों लिखोगे। तो मैंने आपके सामने तीनों रख दिया है, कोई भी आपसे पूछता है आप आसानी से आंसर लिख दोगे, मुझे विश्वास है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी काफी शानदार क्वेश्चन है। देखिएगा कितना इजी क्वेश्चन है, देखो तो कितना मजा आ रहा है इस क्वेश्चन को देख के। एकदम छोटा क्वेश्चन है। इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बता देना है केवल आपको, वैल्यू ऑफ इप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले तो हम लोग इप्सिलॉन का मीनिंग समझते हैं, ये परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम होता है। हवा या निर्वात की जो है विद्युतशीलता बोली जाती है इसको। और आपको इसका वैल्यू याद होगा 1/36 पाई यानी 36 पाई गुणे 10 के पावर जो है 9। अगर यूनिट इसका फराड पर मीटर में दिया तो फराड पर मीटर ही ले लेंगे, या इसका यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। इसका वैल्यू जब हम लोग बच्चों पाई का वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं तो आता है कितना, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फराड पर मीटर। मुझे लग रहा है कि आप अपने आंसर के करीब पहुंच गए होंगे और आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने बच्चों ने सही सेलेक्ट कर लिया था आंसर को। तो चलिए हम लोग, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, मजा आ रहा है क्वेश्चन देख के। तो लगे रहो और बने रहो फाइल के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते करें कि आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताओ। Q चार्ज है और R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बताना है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई चार्ज मेरे पास है Q, चार्ज है Q, तो इससे R डिस्टेंस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है। आप कमेंट करके बताओगे कि अगर चार्ज नेगेटिव हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड होगा या इनसाइड होगा। और वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और चार्ज बटा डिस्टेंस का स्क्वायर यानी Q/R स्क्वायर होता है। मुझे विश्वास है कि आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है।
आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है सही लगा लिए होंगे, तो आप कमेंट करके आंसर देंगे कि कितने लोगों का सही है आंसर। बहुत सुंदर, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा। यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करेंगे किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर अगर प्लस क्यू चार्ज रख दिया जाए, कितना चार्ज रख दिया जाए? प्लस क्यू। तो रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से जो है आपको विद्युत फ्लक्स बताना है कि कितना होगा। याद करो गॉस थ्योरम, अगर कोई भी बंद बॉडी हम लोग लेते हैं और इसके अंदर अगर चार्ज हम लोग क्यू रखते हैं, तो गॉस थ्योरम याद करो कि उस बंद बॉडी से फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है? क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है भाई? वो क्यू इन। और उस बॉडी के अंदर चार्ज है कितना? तो क्यू। तो अब आप मिलाओगे अपना आंसर और जल्दी से कमेंट करके दोगे कि कितने बच्चे सही आंसर बनाए। बहुत मजेदार है ना क्वेश्चन, और बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, बस आप लगे रहो। देखो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, जो भी व्यक्ति मेहनत करेगा सक्सेस वही होगा। आज थोड़ा सा आप जो है मेहनत कर दोगे, कल बहुत मजा आएगा। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप देखोगे कि नहीं यार ये तो क्वेश्चन हम पढ़े थे, जानते थे। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की निरक्षीय स्थिति, देखना यहाँ ध्यान से, निरक्षीय स्थिति यानी इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल बताना है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। याद करो डाइपोल की अगर बात करें तो इसमें कितने चार्ज होते हैं? 2 चार्ज होते हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। अगर बात इक्वेटोरियल पोजीशन की आ जाए तो आपको पता है कि यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पोजीशन होता है उसको इक्वेटोरियल पोजीशन कहेंगे। और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है बाबू, निगेटिव चार्ज के लिए माइनस में पोटेंशियल होगा और पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस में पोटेंशियल होगा। मान लो इस डिस्टेंस को अगर मैं x मान लूँ तो ये भी तो x ही होगा ना, बिल्कुल बराबर डिस्टेंस होगा। और यदि हम पोटेंशियल की बात करें तो ये होता है माइनस के लिए -1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और चार्ज बटा डिस्टेंस, और प्लस के लिए हो जाएगा प्लस में 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और चार्ज बटा डिस्टेंस, यानी x अगर है तो x। देखो एक प्लस एक माइनस दोनों मिला कितना हो गया? 0। और आप जल्दी से कमेंट करके बताओगे कि कितने बच्चों ने अपना अपना सही सेलेक्ट किया था, यानी कितने बच्चों का सही आंसर था। बहुत अच्छा, काफी बच्चों का जो है आंसर सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। और फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो नेक्स्ट कह रहा है क्या कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। यानी आपको बताना है कि चार्ज ऑन कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट, यानी टोटल चार्ज का एडिशन बताना है कलेक्टिंग और कंडेंसिंग प्लेट का। याद करो अगर मेरे पास एक कैपेसिटर है और जब मैं इसको चार्ज करता हूं तो एक प्लेट पर जितना पॉजिटिव होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक इंडक्शन, दूसरे पर उतना ही नेगेटिव होता है। अगर हम इसके टोटल चार्ज की समेशन की बात करें, यानी टोटल चार्ज को जोड़ दें, तो एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू होगा और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल आपको ऑप्शन दिख रहा है, आप जल्दी से अपना सेलेक्ट कर लोगे और कमेंट करके बताओगे कि कितने बच्चों ने जो है, यानी कि किन किन बच्चों का आंसर सही आया है। बहुत सही, बहुत सही। क्वेश्चन देखते देखते बच्चे आंसर दे रहे हैं, मजा आ रहा है ना क्वेश्चन देख के। चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि आवेश का बीमा बताना है। बताओ इतना इजी क्वेश्चन, मजा आ रहा है। देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार। कह रहे कि आवेश का बीमा आपको बताना है, तो बताओ चार्ज बराबर कितना होता है बच्चों? करंट इंटू टाइम होता है। करंट का डायमेंशन हम लोग ए लेते हैं और टाइम का डायमेंशन टी लेते हैं, और मिला लो। जल्दी से बताओ तुम अपना कमेंट करके कि कितने बच्चे जो है सही सही लगाते जा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है ना, बस आप बने रहो 5 व्हील के साथ। हमारी पूरी टीम आपके साथ लग जा गई है एकदम डेडिकेशन के साथ, आप भी लग जाओ। लास्ट के महीने में देखो कहा जाता है कि दिन भर का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। आपने कोरोना में, आपने जो छुट्टियों में बहुत सारा समय बर्बाद किया है, लेकिन अब अगर आप 1 महीने मेहनत कर देते हो और अच्छी रिजल्ट आ जाती है ना, तो समझो कि सब माफ है, सब सही है, बस आपको रिजल्ट अच्छा दे देना है। चलो, कारण निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? बताओगे कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसका यूनिट वोल्ट पर मीटर होता है? करेगी क्वांटिटी व्हिच ऑफ द यूनिट वोल्ट पर मीटर, बताओ। यानी व्हिच क्वांटिटी व्हिच ऑफ द यूनिट वोल्ट पर मीटर, किसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर होती है बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है -dV/dr, -dV/dr, और dV का बोले तो वोल्ट और dr का बोले तो मीटर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है बच्चों? वोल्ट पर मीटर। मैं आपके लिए एक और बात बता दूं, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है, कभी कभी न्यूटन पर कूलम भी लिखते हैं।
तो वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होगा? विद्युत क्षेत्र का। किसका बाबू? विद्युत क्षेत्र का। और मुझे विश्वास है कि आप सभी अपना अपना आंसर चुन लिए होंगे। मजा आ रहा है ना क्वेश्चन देख करके? देखो यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बहुत सुटेबल आंसर है। और फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर कि आपेक्षिक पारवैधुतता, बताओ यार, रिलेटिव परमिटिविटी का मात्रक पूछ रहा है। ये भी कोई पूछने वाली क्वेश्चन से, इतने सिंपल से क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल मजा आ जाएगा। देखो रिलेटिव परमिटिविटी, अब बताओ ना बाबू मेरे, ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम बट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। यार तो ये तो सेम है ना, प्योर रेशियो हो गया। देखो इसका होता है फराड पर मीटर और इसका भी होता है फराड पर मीटर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा बेचारा यूनिटलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिटलेस। क्या होगा बाबू? यूनिटलेस, यानी मात्रकहीन होगा। इसका कुछ भी मात्रक ही नहीं होता है। और इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है, तो इसका तो यूनिट ही नहीं होता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर किसके साथ चलेंगे? डी के साथ चलेंगे। बहुत बच्चों का बहुत करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, यानी आंसर आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा कि दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होगी। बताओ, दो कैपेसिटर है और दोनों की कैपेसिटी बिल्कुल आपस में बराबर है, और बिल्कुल आपस में बराबर होने का मतलब आइडेंटिकल है, और उसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? समानांतर क्रम में कनेक्ट कर रहे हैं। तो बताओगे इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी, याद करो Cp बराबर N इंटू सी। अगर सभी आइडेंटिकल होते हैं तो फार्मूला कितना हो जाएगा? N इंटू सी। एन का वैल्यू यहाँ कितना है बाबू? 2, और ईच का कैपेसिटी है C। अब तुम देख लो आंसर कौन सही है। तुम्हारे सामने ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। बट सोचो अगर इसी क्वेश्चन को कहता कि इसको सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होगा? तो मैं आपको याद दिला दूं कि आइडेंटिकल के लिए फॉर्मूला होता था C/N, और उस कंडीशन में मेरा आंसर होता C/2, यानी ऑप्शन सी मारते कब? जब सीरीज में पूछता। लेकिन ये पैरेलल में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देखेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है। म्यू अपर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण बताना है। यानी बताओ बच्चों, अगर मान लो कि कोई प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, जिसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है बच्चों? ए, तो आपको बताना है कि इससे जो रेज आएगी उसका मिनिमम डेविएशन कितना होगा। याद करो फॉर्मूला, मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला याद करो, म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 इंटू ए। और मुझे विश्वास है कि बहुत सारे बच्चे जो अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए होंगे। मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला कितना है बाबू? म्यू माइनस 1 इंटू ए। देखोगे आप ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप देखोगे कह रहे कि सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम क्या होता है? कह रहे कि द सोलर स्पेक्ट्रम इज, यानी सोलर स्पेक्ट्रम क्या होता है आप देखोगे। कह रहे कि कंटिन्यूअस होता है, फिर कह रहे कि लाइन स्पेक्ट्रम होता है, कह रहे कि स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक लाइंस होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बैंड्स होता है, यानी सतत होता है, रैखिक वर्णक्रम होता है, या काली रेखाओं का वर्णक्रम होता है, या काली पट्टी का वर्णक्रम होता है। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है बच्चों। हम लोग इसमें जो कंटिन्यूअस के साथ चलेंगे यानी सतत के साथ चलेंगे, इसलिए ना क्योंकि जब सनलाइट जो है हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है ना, तो हमारे नेकेड आई से कंटिन्यूअस दिखती है। बट मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि जब सनलाइट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंट्री करती है तो बहुत ऐसे जगह होते हैं जहां एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स जो हैं सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और जहां ऑब्जर्व करते हैं वहां लाइट एब्सेंट हो जाती है, यानी कि वहां ब्लैक पट्टियां जो है मिलती हैं। तो डार्क यानी कि बैंड्स भी मिलते हैं, लेकिन हम केवल डार्क बैंड्स का ही वो स्पेक्ट्रम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे नेकेड आई से वो डार्क बैंड दिखते नहीं हैं। तो हमको बिल्कुल कंटिन्यूअस दिखता है और हम लोग कंटिन्यूअस के साथ चलेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। अरे यार ये तो बड़ी इजी क्वेश्चन है जी। देख लो, कर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यानी खगोलीय दूरबीन का केवल मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता बता देना है। ये तो बिल्कुल फॉर्मूला ही है। बताओगे? बताओ कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। बिल्कुल मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कितना होता है? -FO/FE होता है, -FO/FE। और मुझे विश्वास है कि आपको अपना आंसर मिल गया होगा। और हम सभी किसके साथ हैं? ए के साथ हैं। किसके साथ? ए के साथ। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कारण निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक है? वाह, ये तो GK/GS का क्वेश्चन हो गया है। कह रहे कि निम्नलिखित में से, देखो ना इसमें दिया है ग्लास दिया है यानी कांच दिया है, वाटर यानी पानी दिया है, लोहा दिया है,
और डायमंड दिया। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक है बताओ। कितना इजी क्वेश्चन है यार, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। हम सभी जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो है, अभी तक जितने भी मीडियम्स हम लोगों ने सेलेक्ट किया है उसमें सबसे अधिक जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, तो डायमंड का है। किसका है बाबू मेरे, डायमंड यानी हीरे का डायमंड जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक होता है। मैं आपको थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रूबरू भी करा देता हूं, परिचित भी करा देता हूं। आप देखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर तत्काल यहाँ डायमंड है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड आप लिख सकते हो VD। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जो है यानी कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बाबू, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसमें इरेज करना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। आप याद रखोगे डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक होती है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर करेंगे। फ्रिंज की चौड़ाई बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। याद करो हम लोग पढ़े थे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आप जहां भी पढ़ते होंगे सभी आपके टीचर जो है आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से परिचित करवाए होंगे। देखोगे इसमें दो स्क्रीन होते हैं, दोनों स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल D से इंडिकेट करते हैं, और दो नैरो स्लिट्स होते हैं। याद करोगे दो नैरो स्लिट्स होते हैं और इस स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल d से। और सपोज करो यहाँ से कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसका वेवलेंथ लैम्डा है। अगर ये दोनों स्लिट से चलने वाली किरणें यहाँ मिलती हैं, यहाँ पर जो फ्रिंज बनेगा उसकी विड्थ कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी। याद करोगे, याद करो, बिल्कुल यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़े होंगे आप, D इंटू लैम्डा बाई D यानी फ्रिंज विड्थ। और मुझे विश्वास है कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। तो हम लोग किसके साथ है बच्चों, जल्दी से कमेंट करके आंसर दोगे। यानी ऑप्शन नंबर A जो है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आप देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है कि लाइट ईयर क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है। मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन रखूंगा कि आप कमेंट करके जल्दी से बताओगे कि प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है, यानी लाइट ईयर में किसको मापा जाता है। और ये जान लो 1 लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष मीन्स होता है एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करती है उसको हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी आपको पता है कि एयर में या फ्री स्पेस में वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है c, और 1 ईयर यानी एक वर्ष में प्रकाश जो जितनी दूरी तय करे तो c का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और 1 ईयर को आप सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो देखो 365 दिन होता है एक वर्ष में। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे को अगर मिनट में बदलोगे तो 60 मिनट होगा, और 60 मिनट को जब सेकंड में बदलोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे फिर से। और जब इन पूरी क्वांटिटी को सॉल्व करोगे ना बाबू मेरे, तो ये आएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। या इसी को तुम अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। और मुझे विश्वास है कि आपको आपका आंसर दिख गया होगा। आप जल्दी से कमेंट करके आंसर दोगे कि कितने बच्चे सही बना लिए थे, कितने बच्चे सही बना लिए थे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन, बिल्कुल फार्मूला टू फार्मूला क्वेश्चन कर कि निम्नलिखित में से कौन लेंस मेकर सूत्र है। यानी लेंस मेकर सूत्र केवल आपको बताना है, लेंस मेकर सूत्र आपको यानी लेंस मेकर फार्मूला आपको बताना है, केवल लेंस मेकर फार्मूला बताओ। बिल्कुल फार्मूला टू फार्मूला क्वेश्चन है। मान लो हमारे पास एक लेंस है जिसके फर्स्ट सरफेस की रेडियस को हम लोग R1 मान लेते हैं, सेकेंड सरफेस के रेडियस को R2 मान लेते हैं, इसके मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 मान लेते हैं, और सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 मान लेते हैं। तो याद करो लेंस मेकर फार्मूला 1/f = μ2/μ1 -1 इंटू कितना बच्चों 1/R1 - 1/R2। बताओ मेरे लाल ललियों कितने लोगों का आंसर सही आया था। बिल्कुल ये फार्मूला टू फार्मूला क्वेश्चन है, देख लो कितना सुटेबल क्वेश्चन है और कितना मजेदार भी। चलो तो फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर कि निम्नलिखित में से पानी का अपर्तांक बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बताना है। बताओगे अभी हम लोग पढ़ते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अब तुमको बताना है।
तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। कमेंट करके बताओगे कितने बच्चों को जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर पता है। यस और नो में केवल बताना है अगर पता है तो। चलो मैं लिख भी देता हूँ। लाइट की हवा या निर्वात में वेलोसिटी होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड और वाटर में इसकी वैल्यू होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो ये मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कट जाएगा, 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा। अगर जब इस पॉइंट को तुम हटाओगे तो यहाँ ऊपर 100 रख सकते हो, यानी कुल मिला के हो जाएगा 300/225। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो 25 से ये कट जाएगा, 12/9 आएगा, या फिर तुम कटा दोगे 3 से तो ये 4/3 आएगा। और जब तुम डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा बाबू मेरे 1.33। और मुझे विश्वास है कि आपको ये आंसर मिल चुका होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कौन है बाबू मेरे, डी नंबर सही है आपके लिए। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, बोलो एकदम रटा रटाया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बताओ। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को याद रहता है, जो भी बच्चे जो है इन टेंथ के ही बच्चों को याद रहता है कि 25 सेंटीमीटर होता है। ये 25 सेंटीमीटर को अगर तुम मीटर में बदलते हो तो 0.25 मीटर होता है। और मुझे विश्वास है कि आपने अपना आंसर सिलेक्ट कर लिया होगा। है ना मजेदार क्वेश्चन। लगे रहो, जुड़े रहो 5 व्हील के साथ, देखो कितना शानदार प्रैक्टिस होता है तुम्हारा। कारण निम्नलिखित में से कौन कुशी का समीकरण है, बताओगे कुशी का समीकरण। कुशी का समीकरण बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है मैं आपको बता दूं, कुशी के समीकरण के लिए ए प्लस होता है आपका बी बाई लेमडा का स्क्वायर प्लस सी बाई लेमडा के पावर 4 S1 डॉट डॉट। बट ये लेमडा जो होती है बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, और जब इसके पावर इंक्रीज करता है तो वैल्यू बहुत मतलब है, और 1/, होने की वजह से और भी छोटा होते चला जाता है। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी बाई लेमडा का स्क्वायर, यानी म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर। और मुझे विश्वास है कि आप अपना आंसर चुन लिए होंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताओगे कौन ऑप्शन सही है। सही आंसर जल्दी से कमेंट करके। बहुत सारे बच्चों का बहुत करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बहुत करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कार्य निम्नलिखित में से कौन प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता यानी आई और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लेमडा के लिए सही है। यानी आपको बताना है कि इसमें इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट और वेवलेंथ के लिए जो है कौन सी सही है। तो आपको याद होगा रेले एक्सपेरिमेंट, और रेले साहब का मानना था कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/लेमडा के पावर 4, या यूं कह लें आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लेमडा के पावर 4 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कितना आसान क्वेश्चन है बताइए, एकदम बिल्कुल जो है स्टेटमेंट ही रख दिया गया है कि रेले साहब का एक्सपेरिमेंट था कि अगर लाइट एनर्जी जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करती है तो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स के थ्रू जो स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी होती है वह उसके वेवलेंथ के लेमडा के पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स जिसका वेवलेंथ छोटा होगा उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, जिसका वेवलेंथ बड़ा होगा उसकी स्कैटरिंग कम होगी। बस तो आपको अपना आंसर मिल ही गया होगा। और मुझे विश्वास है कि आपको जो है ये जो है लेक्चर बहुत शानदार लगेगा, और आपके एग्जाम के पर्पज से तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए। आप आगे बढ़ते रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा कि आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है। क्या बात है, कितना इजी क्वेश्चन है बताओ। कह रहा कि इसमें से कौन नहीं बदलता है, कब, जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो कौन नहीं बदलता है। कितना इजी क्वेश्चन है बताओ। सभी बच्चों को याद रहता है कि जब भी लाइट एनर्जी जो है मीडियम बदलती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, उसका वेवलेंथ बदल जाता है, उसकी वेलोसिटी बदल जाती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाता है मीडियम का। करे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज विथ द चेंज इन मीडियम फॉर लाइट, बताइए। यानी आप याद रखेंगे इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। आप देखो कर कि निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। देखो
फेजर डिफरेंस और पाथ डिफरेंस यानी कलांतर और पथांतर के बीच रिलेशन दिया है। आइए मैं आपको बताता हूँ फिर से कि कलांतर और पथांतर होता क्या है। मान लीजिए कि ये कोई वेव है और जब कोई वेव ऐसे चलता है तो ये एक राउंड में जितना डिस्प्लेसमेंट यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए या एक राउंड में जितना जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसको हम लोग लैम्डा कहते हैं। और एक राउंड जब ये कवर करता है तो ये ना 2 पाई का एंगल यानी पाथ डिफरेंस इसका जो है 2 पाई हो जाता है। आप ये समझेंगे कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेजर डिफरेंस कितना है 2 पाई। तो पाथ डिफरेंस अगर 1 मीटर हो जाए यानी यूनिट हो जाए तो फेजर डिफरेंस कितना हो जाएगा तो 2 पाई बाई लैम्डा। और फिर हम समझेंगे कि अगर पाथ डिफरेंस सपोज करो बच्चों अगर डेल्टा एक्स हो जाए तो फेजर डिफरेंस कितना हो जाएगा तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू हो जाएगा आपका पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा एक्स। और आप इसको लिख सकते हो डेल्टा फाई बोले तो कलांतर यानी फेजर डिफरेंस इक्वल टू आप लिख सकते हो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स बोले तो पाथ डिफरेंस। और मुझे विश्वास है कि आपको अपना आंसर मिल गया होगा। यानी कलांतर बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर यानी कलांतर इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर। बड़ी शानदार क्वेश्चन है। आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत मजा आने वाला है और काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे कारण निम्नलिखित में से कौन विनाशी व्यतिकरण ध्यान देंगे कह रहा है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कौन सही है। तो याद करो हम लोग पढ़ते थे पाथ डिफरेंस यानी जो फेजर डिफरेंस होता था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होता था 2n पाई यानी कि पाई का इवन मल्टीपल अगर लेते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन अगर वही हम लोग पाई का ऑड मल्टीपल लेंगे यानी 2n प्लस 1 या -1 पाई ले लें तो ये हो जाता है। ये भी तो फेजर डिफरेंस ही है बट ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। कंस्ट्रक्टिव के लिए ये वाला होगा और डिस्ट्रक्टिव के लिए ये वाला होगा। और मुझे विश्वास है कि आपको अपना आंसर मिल गया होगा। बड़ी शानदार क्वेश्चन है। देखिएगा कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। कह रहा है कि पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी विनाशी व्यतिकरण के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो है आपको पाथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको जो है निम्नलिखित में से सही चुना यानी फेजर डिफरेंस बताना है। चलिए तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बहुत खूबसूरत आंसर है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है बताइए। यानी कि जो लाइट है उसकी कलर किस पर डिपेंड करती है। कलर की वेवलेंथ पर यानी तरंग दैर्घ्य पर वेग पर फेजर डिफरेंस पर या एम्पलीट्यूड आयाम पर। तो मैं आपको बता दूं कि सभी अलग अलग रंगों के लिए जो है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है डिफरेंट होती है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सभी के लिए डिफरेंट होती है। तो कलर जो है रेड कलर के लिए वेवलेंथ अलग होगा, वायलेट के लिए अलग होगा, ग्रीन के लिए अलग होगा, येलो के लिए अलग होगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। आइए फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित है। देखो आवेश रहित और आवेश सहित में अंतर होता है। रहित माने चार्जलेस और सहित माने चार्ज्ड मतलब जिसमें चार्ज नहीं हो। तो मैं आपको बता दूं यहाँ देखिए बीटा अल्फा दिया है बच्चों। अल्फा पर ना डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। आप याद रखोगे कभी हो सकता है कि यही आपके लिए क्वेश्चन बन जाए। जो बीटा पार्टिकल से बच्चों ये बीटा पार्टिकल पर जो है सिंगल निगेटिव होता है यानी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है। अब बात रही प्रोटॉन की तो प्रोटॉन पर बच्चों जो है ये प्रोटॉन के लिए जो है इस पर सिंगल पॉजिटिव होता है। और ये फोटोन जो होता है ये एनर्जी पार्टिकल्स है और ये चार्जलेस होता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे लिए ऑप्शन नंबर जो है सी बेस्ट ऑप्शन है। तो इसलिए हम लोग सी के तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 27 है। कर निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। बहुत सारे बच्चे तो ये समझते हैं कि वोल्ट सुन के ही सोचते हैं कि विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पहले इसका वैल्यू जानो। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है तो आप जानोगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। क्या होता है बच्चों एक 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और बताओगे कमेंट करके जल्दी से कि जूल किसका यूनिट है। और जूल जिसका यूनिट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसी का यूनिट होगा। तो आप ऑप्शन में देखो कि जूल किसका यूनिट है। तो जूल बच्चों एनर्जी का यूनिट होता है या वर्क का यूनिट होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या होगा एनर्जी या वर्क का यूनिट होगा। है ना शानदार क्वेश्चन।
बहुत कन्फ्यूज यहाँ भी है, मैक्सिमम लोग ये समझता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस का होगा वोल्ट देख करके, लेकिन नहीं, जूल जो है अगर एनर्जी का यूनिट है तो ये भी एनर्जी का यूनिट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन फोटोन के ऊर्जा के लिए सही है? तुम बताओगे फोटोन की एनर्जी ऑफ फोटोन की अगर बात किया जाए तो ये प्लांक्स का स्टेटमेंट याद करो, ई बराबर होता है एच इंटू न्यू, और यदि फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से ले रहे हैं तो ये होता है सी बाई लेमडा। तो आप मिला लो और आपको अपना आंसर दिख रहा होगा। जल्दी से कमेंट करके बताओगे कितने बच्चे सही बना लिए थे। तो सही बनाने वाले बच्चों में जो है कितने बच्चे थे, जल्दी जल्दी अपना, बहुत खूबसूरत बात है, यानी एच सी बाई लेमडा। नेक्स्ट देखोगे करेगी तरंग संख्या बराबर होता है, बताओ, याद करो तुम लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, तो हम लोग पढ़ते थे उसमें 1/λ इक्वल टू कितना लेते थे, तो आर बोले तो रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और यहाँ जो तुम देख रहे हो डिजिट की 1/λ को हम लोग वेव नंबर कहा करते थे, तो वेव नंबर यानी तरंग संख्या क्या होगी बाबू, 1/λ होगी, 1/λ, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे। बहुत खूबसूरत आंसर है, देख रहे कितना इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला टू फॉर्मूला क्वेश्चन है ना, शानदार क्वेश्चन। तो आप जुड़े रहो 5 व्हील के साथ, हमारी टीम के साथ। हमारी टीम आपके घर तक जो है यानी क्वालिटी एजुकेशन को पहुंचा रही है। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन संबंध नाभिकीय त्रिज्या के लिए सही है, बताओ। न्यूक्लियर रेडियस याद करो, अगर नहीं भी याद है तो देखो यहाँ पे, कह रहे किसी भी न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है यानी नाभिक का जो आयतन होता है वो उसके मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और नाभिक बच्चों स्फेरिकल होता है, गोल होता है, और यदि उसके रेडियस को हम लोग आर मान लेते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास नंबर के। और आप देखोगे तो 4/3 जो है 4/3 पाई कांस्टेंट है, तो अगर आप कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी में छुपा भी सकते हो तो आर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के, यानी यहाँ ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के पावर कितना बोला जाए बच्चों 1/3। और जब भी हम लोग किसी समानुपाती को हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, तो किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं आर नट से, कितना से, आर नट से। मैं आपको बता दूं आर नट का वैल्यू भी कभी कभी पूछा जा सकता है, आप याद रखोगे 1.2 फॉर्मी, कितना बाबू मेरे, फॉर्मी। तो फॉर्मी जो होता है डिस्टेंस का यूनिट होता है, और ये भी तुम याद कर लो कि एक फॉर्मी का वैल्यू 10 के पावर -15 मीटर होता है। तो ये तो आर नट का वैल्यू है, लेकिन आपके लिए जो रिक्वायर्ड आंसर है आप देखोगे मिलाओगे कितना है, क्या ऐसा कोई दिख रहा है, बोलो। यदि हाँ तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन है ना, मजेदार क्वेश्चन, बोलो कितना क्वालिटी क्वेश्चन है, एकदम केवल फार्मूला टू फार्मूला है ना। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, करे विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट, बताइएगा कि कौन संबंध। 1 यू का मीनिंग मैं बता दूं आपको, 1 एटॉमिक यूनिट, एक एटॉमिक यूनिट का वैल्यू कितना होता है, उसी को कुछ लोग 1 यूनिट भी कहता है। मैं आपको वैल्यू लिख देता हूं 1.6605 इंटू 10 टू द पावर बच्चों -27 केजी में 1 एटॉमिक यूनिट का वैल्यू होता है। और आप अपना आंसर जरूर ढूंढेंगे इसमें। देखिए बहुत सारे में किसी में 10 के पावर -24 है, तो -25 है, -26 है, तो -27 है, यानी हम लोग अपने ऑप्शन के पास पहुंच गए हैं, और बहुत शानदार ऑप्शन है ना जी। आप याद रखोगे 1 एटॉमिक यूनिट का वैल्यू, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सही है, एवरेज लाइफ बताना है आपको। करे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एवरेज लाइफ, यानी एवरेज लाइफ के लिए कौन सा सही है किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए, याद करोगे। कह रहा है कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जो एवरेज लाइफ होता है, यानी टी एवरेज जो होता है बच्चों, इसका वैल्यू आपको याद होगा कि यह इनवर्सली पर, यानी कि ये टी एवरेज जो होता है डी के कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि टी एवरेज का वैल्यू कितना होता है बाबू मेरे, तो टी ए बराबर होता है 1/λ, और यहाँ हालांकि टी ए लिखना चाहिए था, कोई नहीं। तो आप देखोगे 1/λ जो है डी के कांस्टेंट के इनवर्सली वैल्यू होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए औसत आयु, यानी एवरेज लाइफ। चलिए नेक्स्ट,
क्या बात है, कितनी इजी क्वेश्चन है, देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। सभी लोग कमेंट करके जल्दी से ऑप्शन बताओगे, देखते हैं कितने बच्चों का सही हो रहा है। कह रहे कि यूरेनियम 238 और 92 में न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। देखो 238 उसका मास नंबर है और 92 जो है उसका एटॉमिक नंबर है, यानी परमाणु संख्या जो है 92 है और द्रव्यमान संख्या 238 है। आपको बताना है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मैं आपको परमानेंट बता दूं कि किसी भी एटम के लिए जो मास नंबर होता है उसके एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। अब यदि मेरे को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर लेते हैं। आप यहाँ देखोगे कि मास नंबर 238 है और एटॉमिक नंबर जो है 92 यानी 92 है, और जब आप इसको माइनस करोगे तो 146 आ जाएगा। डेट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन है और बहुत सारे बच्चों का जो है बहुत सूटेबल आंसर आ रहा है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है, आपको चुनना है कि कौन सही है। आप ध्यान से देखोगे, ये जो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है और 4 का डेसिमल लिखना है। 4 जो है डेसिमल में उसका बाइनरी बताना है, तो तुम बताओगे, मैं बताता हूँ। याद करो 0 का बाइनरी 0 होता है, अगर ये डेसिमल डिजिट है ये बाइनरी डिजिट है। याद करो 1 का बाइनरी भी 1 ही होता है और 2 का बाइनरी कितना होता था, याद करो तो 1 0 होता था। 3 का बाइनरी यानी 3 का बाइनरी कितना होता है बच्चों, तो 1 1 होता है। और 4 की अगर बाइनरी की बात किया जाए तो 1 0 0 होता है। और यदि 5 की बाइनरी की बात किया जाए तो याद करोगे 1 0 1 होता है। तो इस तरीके से हम लोग अगर 6 की बाइनरी की बात किया जाए तो 1 1 0 होता है। एच ऑन डॉट डॉट तुम्हारा ऑप्शन जो है आप ढूंढोगे, इसमें 4 की बाइनरी कितनी होगी, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे लिए ऑप्शन नंबर जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। बहुत शानदार क्वेश्चन, देखो ये देखो कितना शानदार क्वेश्चन है ना लाजवाब क्वेश्चन, मजा आ जा रहा है। कह रहे कि 1 + 1 द्विआधारी संख्या का जोड़ बताना है। बताओ, अब बताओ तुम 1 + 1 आप डेसिमल डिजिट में अगर 10 लिखते हो, सॉरी डेसिमल डिजिट में अगर 2 लिखते हो और 2 को बाइनरी में हम लोग 1 0 लिखा करते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, 1 0। तो 1 + 1 कितना होगा, 1 0। आगे बढ़ते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन। ये देखो और भी इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि और गेट के लिए बुलियन व्यंजक बताना है। सभी बच्चे जो है और गेट के लिए बुलियन व्यंजक बताएंगे। मैं आपको याद दिला दूं और गेट का सिंबल कैसा होता था। याद करो और गेट का सिंबल कैसा होता था। और गेट के लिए सिंबल हम लोग ऐसे बनाते थे। सपोज करो ये इनपुट है ए, ये इनपुट है बी और ये आउटपुट को हम लोग सी लिखते हैं। तो और गेट किसको परफॉर्म करता है बच्चों, एडिशन को परफॉर्म करता है। तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं ए और बी = सी, यानी एडिशन को परफॉर्म करता है। जो भी इनपुट होगा उसको ऐड करके बाहर निकालेगा। तो इसलिए आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओगे। आंसर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ कितने लोगों का सही आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन। कह रहे कि चुंबकीय आघूर्ण का यूनिट बताना है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा तुमको बताना है। याद करो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये करंट इनटू एरिया भी होता है। यानी अगर एक तरह से देखो तो इसका हो जाएगा एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर, और एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर को हम लोग जूल पर टेस्ला में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर बच्चों जूल पर टेस्ला भी होता है, यानी जूल और टेस्ला के पावर -1। ये टाइम नहीं है बल्कि टेस्ला है, जूल पर टेस्ला, याद रखोगे जूल पर टेस्ला। आगे बढ़ते हैं, फिर देखोगे कह रहे कि चुंबकशीलता बराबर होती है। बताओगे चुंबकशीलता किसकी वैल्यू होती है, परमीएबिलिटी का वैल्यू कितना होता है। तो ये तो बड़ी आसान टॉपिक्स आ गया यार कि म्यू, मैं परमीएबिलिटी की अगर बात किया जाए, परमीएबिलिटी यानी चुंबकशीलता का वैल्यू तो ये होता है B/BH, B/BH, B/BH आप याद रखोगे, या B = होता है μ/H। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत बस फार्मूला टू फार्मूला कर रहे कि नमन कोण डेल्टा के लिए कौन सा सही है। तुम याद करो किसी भी हम लोग बार मैग्नेट को जब फ्रीली सस्पेंड करते हैं, किसी बार मैग्नेट को जब फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो याद करोगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड B है तो इस मैग्नेटिक फील्ड B का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बच्चों हम लोग कितना ले सकते हैं, ये एंगल है आपका डेल्टा, तो ये हो जाएगा B cos डेल्टा हो जाएगा, B cos डेल्टा।
एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग बी भी लिखते हैं, और बी भी का वैल्यू तुम लिख सकते हो बी साइन डेल्टा लिख सकते हो। और बताओगे यहाँ पे हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर ले लें, यानी इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा तुम्हारा बी साइन डेल्टा बाई बी कॉस डेल्टा, और बी साइन बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये बोले तो टेन डेल्टा, यानी टेन डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा आपका बी भी बाई बी एच। और मुझे विश्वास है कि आपको आपका आंसर दिख गया होगा। और हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत मजेदार क्वेश्चन भी है। देखो बाबू, पढ़ाई सबको टफ लगती है, लेकिन सुने हो ना कि आदमी जब बीमार रहता है ना तो दवा जो है खाना मजबूरी बन जाती है, लेकिन दवा खाने से अगर उसको दिखता है कि नहीं मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, हम स्वस्थ हो जाएंगे, तो क्यों नहीं खाते हैं, हम खाते हैं। तो वैसे ही है, पढ़ाई तत्काल स्वादिष्ट नहीं लगती है, लेकिन अगर हम इस पढ़ाई को जो है अपने जीवन का एक पार्ट मान लें, स्वादिष्ट बना लें, तो हमारा फ्यूचर जरूर स्वादिष्ट हो जाएगा। इसलिए आपको दवा ही समझ के घूंटते जाना है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। जल्दी से कमेंट करके बताओगे सभी बच्चे, यानी कि आपको बताना है एंगल ऑफ डीप एट द पोल, मतलब जो अर्थ पोल, अर्थ के मैग्नेटिक पोल पर जो एंगल ऑफ डीप का वैल्यू कितना होगा। मैक्सिमम बच्चों का जो है बहुत करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। आप याद करोगे एंगल ऑफ डीप का जो वैल्यू जब अर्थ के पोल की बात हो ना तो आप याद रखोगे 90 डिग्री। और ये इसी क्वेश्चन को इक्वेटर पर पूछ दे, ये पोल पर पूछ दिया तो इतना, अगर इक्वेटर पर पूछ दे बच्चों तो 0 डिग्री, पोल पर 90 डिग्री और इक्वेटर पर 0 डिग्री है ना। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एक्सिस को हम लोग ऐसे लेते हैं, इधर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल होता है, इधर मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल होता है, और ये तुम्हारा ज्योमेट्रिकल जो है ये इधर ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल होता है, इधर ज्योमेट्रिकल साउथ पोल होता है। तो इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए ना तो अर्थ के ये 90 डिग्री होता है, या अगर साउथ पोल पर भी देखा जाए तो 90 डिग्री होता है। यानी यहाँ से जो भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइंस ओरिजिनेट होती है और यहाँ पे टर्मिनेट होती है, ये इस पॉइंट पर अगर कोई पॉइंट चुना जाए तो इक्वेटर के आसपास में जो है ये पैरेलल होती है, यानी पृथ्वी के सरफेस के साथ इसकी एंगल 0 डिग्री होती है, और यहाँ पर इसकी एंगल जो है 90 डिग्री होती है। तो इस तरीके से मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि अर्थ के पोल पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है कितनी होगी। तो नमन कोण का वैल्यू कितना होगा बच्चों, तो 90 डिग्री होगा। देखिए बड़ी खूबसूरत क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। करेंगे चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg और चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध बताना है। यानी आपको बताना है कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई कितनी है, और ज्यामितीय लंबाई और मैग्नेटिक लेंथ, यानी कि ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो देखो कोई भी बार मैग्नेट होता है ना बाबू, तो उस बार मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं वो थोड़ा सा अंदर होते हैं, एंड से थोड़ा सा अंदर होते हैं, और दोनों पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग मैग्नेटिक लेंथ Lm कहते हैं, और दोनों किनारे के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको ज्योमेट्रिकल लंबाई Lg कहते हैं। तो चुंबक की ज्यामितीय लंबाई जो है Lg होती है, और चुंबक की मैग्नेटिक लंबाई की अगर बात किया जाए तो ये Lm होता है। अब आइए हम लोग जानते हैं ये मैग्नेटिक लेंथ Lm और ज्योमेट्रिकल लेंथ Lg का जो रेशियो है बच्चों ये 5:6 होता है। यानी कि जो चुंबक है उसकी अगर लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो उसके दोनों पोल के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर होती है। तो अब आपको अपना आंसर जो है मिल चुका होगा, यानी Lm जो है इसका वैल्यू 5/6 Lg होता है। तो अब आप देखोगे कितना क्या खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन, देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है ना, बड़ी इजी क्वेश्चन। देखो हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। आइए फिर से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये करे कि निर्वात की चुंबकशीलता आपको बताना है, यानी परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम कह सकते हो। याद करो हम लोग परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इप्सिलॉन नॉट कितना, म्यू नॉट कितना होता है, तो म्यू नॉट की वैल्यू अगर बात करें तो ये होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और यूनिट बच्चों हेनरी पर मीटर होता है। अब आप ऑप्शन ढूंढोगे कि कौन ऑप्शन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन आपके लिए देखो कितना खूबसूरत ऑप्शन है, ए। ऑप्शन नंबर ए जो है बहुत अच्छा ऑप्शन है, और बहुत सारे बच्चों ने जो कमेंट करके आंसर भी दिया है। तो देख रहे हो ना कितनी अच्छी क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एग्जाम में।
चलो आगे बढ़ते, ये देखो बिल्कुल उसी टाइप की क्वेश्चन करेंगे। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति बताओ। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इन फ्री स्पेस, यानी वैक्यूम की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बताना है। तो तुम जान लो बच्चों, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को काई से इंडिकेट करते हैं और फ्री स्पेस के लिए इसका वैल्यू 0 होता है, 0 होता है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है? 0। कितनी? 0। किसकी? तो फ्री स्पेस या मुक्त आकाश की। आओ बच्चों नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल बताना है आपको, यानी कि स्पीड बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस होता है बच्चों म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट। देख लो, यानी सी इक्वल टू होता है 1/√अंडर इंटू इप्सिलॉन नॉट। और इसी म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷ और इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/36 × 10⁻9 रख के जब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो इसका वैल्यू आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट हमको इस फॉर्मेट में आंसर देना है, इस फॉर्मेट में आंसर देना है, और मुझे विश्वास है कि आपको आपका क्वेश्चन का आंसर दिख गया होगा, है ना। बहुत खूबसूरत आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन कह रहा है, एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य का मान होता है बताओ वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। बच्चों वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज जो है नैनोमीटर के रेंज की होती है, और नैनोमीटर बोले तो यहाँ देखा जाए तो सबसे जो है उसके अप्रोक्स वैल्यू देखा जाए तो 10⁻⁷ मीटर जो है उसके आसपास है। 10⁻⁷ मीटर ही सबसे खूबसूरत आंसर है। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि चुंबक विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग की अगर बात किया जाए कि किस दिशा में चलती है, तो देखो बच्चों, विद्युत चुंबकीय, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है और ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी ई क्रस बी जो है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर दिशा में कह दिया जाए, यानी दोनों के परपेंडिकुलर या ई क्रस बी के पैरेलल डायरेक्शन में जो है चुंबकीय तरंग की संचरण होती है। तो चुंबकीय तरंग किस दिशा में चलती है बच्चों? तो ई क्रस बी के पैरेलल चलती है। बिल्कुल आप याद रखोगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आप बिहार बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन बैंक देखते रहोगे, क्वेश्चन बैंक का भी रिवीजन करवाया जाएगा, आप देखते रहोगे। कर किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है बताओ। कितना इजी क्वेश्चन है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बता देना है। 1.6 इंटू 10⁻, कितना बच्चों? -19 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम मैग्नीट्यूड में दिया हुआ है। हालांकि प्रोटॉन का भी चार्ज पूछता तो हम लोग इतना ही बताते हैं, है ना बाबू, है ना। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, देख लो कितना इजी क्वेश्चन है। आओ आगे बढ़ते हैं। कर नेक्स्ट क्वेश्चन कर कि प्लांक कांस्टेंट, यानी प्लांक कांस्टेंट का बीमा डायमेंशन बताना है आपको। याद करो, प्लांक्स कांस्टेंट में प्लांक्स का फॉर्मूला E बराबर होता है h इंटू न्यू। तो h बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं बच्चों? E/न्यू। h इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? E/न्यू। अब बताओगे, अगर इसके डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें तो इसके डायमेंशन को हम लोग कितना लिख सकते हैं बच्चों? देखोगे इसके डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन इसका हो जाएगा, एनर्जी की डायमेंशन होती है mL² T⁻⁻², और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है T⁻⁻1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा mL², आइए T⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो ये -1 ही हो जाएगा, चूंकि पहले से -2 है। अब आप देखो ऑप्शन नंबर ए जो है बहुत सूटेबल ऑप्शन है आपके लिए। तो कितनी खूबसूरत क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना। बस बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। आपका एग्जाम जो है इससे बहुत टफ क्वेश्चन से नहीं होता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। बस आप इसको स्टोरेज करते जाओ, रिवीजन करते जाओ, बार बार देखते रहो, रिवीजन दिमाग से चलते रहेगा, रिवीजन हो जाएगा। कारण निम्नलिखित में से कौन सही है बताओ? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वाह वाह, क्या बात है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बहुत सारे बच्चों ने पहले ही बना दिया है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है बताओ? एनर्जी का यूनिट है। वैल्यू कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। याद रखोगे इस वैल्यू को। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। ये देखो, कह रहा है कि रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक बताना है। बताओ, याद करो रदरफोर्ड सोडी लॉ। अगर कोई मान लो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसके यानी 0 टाइम पर अगर नंबर ऑफ एटम्स n0 है तो t टाइम पे उसके नंबर ऑफ एटम्स का वैल्यू हम लोग कितना लिखते थे? तो n इक्वल टू लिखते थे n0 इंटू
ई टू दी पावर माइनस लेमडा इंटू टी, जहाँ लेमडा क्या है बच्चों 6 स्थिरांक है, यानी इसको डी के कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो चलो ये देख लो, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे और बहुत खूबसूरत आंसर मिला ना आपको। देखिए आपके स्क्रीन पर बहुत खूबसूरत क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहे कि निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए कौन सही है। देखो कह रहे कि यानी अल्फा कण में क्या क्या होता है, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन। मैं आपको बता दूं बाबू कि जो अल्फा पार्टिकल्स है यह हीलियम न्यूक्लियस होता है, यानी हीलियम के न्यूक्लियस को ही हम लोग अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। तो तुम देखोगे यहाँ हीलियम के जो मास नंबर है वो 4 है और एटॉमिक नंबर जो है यानी कि 2 है। तो कुल मिला के हम लोग देख सकते हैं एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन की संख्या होती है और मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या होती है, यानी 4 में से 2 माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन की भी संख्या 2 होगी। यानी अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। बहुत सारे बच्चों ने बहुत करेक्ट आंसर दिया है, मजा आ रहा है क्वेश्चन देख करके। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करें कि संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। अब तुम बताओगे, याद करो तुम बोर्स एटॉमिक मॉडल का सेकंड पोस्टुलेट्स, यानी बोर्स का जो सेकंड पोस्टुलेट्स हम लोग देखे थे बाबू, उसमें कितना शानदार बात था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंटम होती है वह h/2 पाई की इंटीग्रल मल्टीपल होती है, यानी h/2 पाई की इंटीग्रल मल्टीपल होती है। यानी n जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, इसका वैल्यू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट लेते हैं, या तो इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो जो आप देखोगे एंगुलर मोमेंटम l का वैल्यू कितना होता है बाबू, तो h/2 पाई का n टाइम्स होता है, जहाँ n नंबर ऑफ ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, ऐसे ऑन डॉट डॉट। है ना बहुत शानदार क्वेश्चन। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करेंगे कैथोड किरणों का समूह है, बताओ, एकदम ऐसा लग रहा है कि जीएस के क्वेश्चन है। कैथोद किरणें होती है यार, कैथोड किरणें तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है और एनोड किरणें जो है प्रोटॉन का यानी पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है। तो ये देखोगे यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है ना, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही कैथोड किरणें होती हैं। कैथोड रेज जो है बाबू यानी इलेक्ट्रॉनों की ग्रुप होती है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे कि परमाणु में अवस्थित मूल कण हैं। तुम बताओगे कि किसी एटम में कौन कौन से कण होते हैं। तो अगर हम बात करें किसी भी एटम की बाबू, तो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। तो न्यूक्लियस के जो अंदर के चार्ज पार्टिकल्स हैं उसको एक वर्ड में हम लोग न्यूक्लियॉन्स कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं? न्यूक्लियॉन्स। अब बाकी इलेक्ट्रॉन्स, तो एटम के अंदर न्यूक्लियॉन्स बोले तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर वो कौन कौन से हैं। तो न्यूक्लियॉन्स मीन्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन दोनों मिला देंगे। ऑप्शन नंबर डी बहुत करेक्ट ऑप्शन है। देखो बच्चों, बहुत सौभाग्यशाली लोग होता है जिसको जो है पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है, नहीं तो तुम्हारे ही उम्र के बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए तरस रहे होंगे, है ना, और आपको एक अच्छा सौभाग्य मिला है। तो बाबू आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ काम कीजिए और लग जाइए कि एग्जाम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन किरचॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित रहता है। बताओ किरचॉफ के प्रथम नियम को हम लोग क्या कहते हैं। तो याद करो कि KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, इसको पॉइंट लॉ भी कहते हैं, इसको ज्वाइंट लॉ भी कहते हैं, इसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं और किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं। और इसमें बच्चों क्या संरक्षित रहता है, तो फर्स्ट लॉ में आप याद रखोगे, फर्स्ट लॉ में चार्ज कंजर्व रहता है। क्या कंजर्व रहता है? चार्ज यानी आवेश। और कमेंट करके आप जल्दी से बताओगे कि सेकेंड लॉ में क्या कंजर्व रहता है। बताओ, कितना आसान क्वेश्चन है। तो याद रखना है किरचॉफ करंट लॉ में यानी फर्स्ट लॉ में जो है आवेश संरक्षित रहता है, चार्ज संरक्षित रहता है और सेकेंड लॉ में एनर्जी संरक्षित रहती है। क्या बच्चों, अगर सेकेंड लॉ में पूछता तो एनर्जी हम लोग बताते, क्या बताते? एनर्जी। यानी सेकेंड लॉ का नाम क्या है? तो KVL या मेश लॉ भी कहते हैं उसको, या लूप लॉ भी कहते हैं उसको, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। कह कि R त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर I धारा के कारण चुंबकीय बल का क्षेत्र बताना है। बताओ, चुंबकीय बल क्षेत्र बताना है यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है।
कहाँ, तो किसी आर रेडियस के सर्कुलर लूप के सेंटर पे बताना है तुमको। बताओ, तो मान लो बच्चों कि आर रेडियस का हम लोग एक लूप ले लिए। सोचो इसे अगर आई करंट पास कर रहा है, मान लो इसका एक छोटा सा पार्ट यानी लेंथ dl ले लो, और ये तो रेडियस हमेशा आर के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो तुम बताओगे कि यहाँ बायो सावर्त का नियम याद करो, उसका एप्लीकेशन, यानी कि एक छोटे से पार्ट्स के लिए अगर हम लोग बात करें तो μ0/4 आई इंटू डी एल इंटू कितना बच्चों, तो साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा 90 डिग्री होगा, बाई डी रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगर पूरे लूप की बात करें तो इसको इंटीग्रेट करोगे, और जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो बताओ ये b हो जाएगा, ये μ0/4 बाहर आ जाएगा, आई भी बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, और डीएल का वैल्यू बताओ। एक राउंड के लिए डीएल का वैल्यू कितना बच्चों, एक राउंड के लिए डीएल का वैल्यू कितना होगा, तो 2πr यानी μ0/4 आई बाई आर। यहाँ देखो तुम, यानी आई बाई आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू 2πr लिखोगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ये 2π से तुम 4π को भी 2 टाइम्स में कटा सकते हो, तो देखोगे तुम्हारे लिए बचा कितना, μ/2 और आई बाई आर। तो इस तरीके से sin 90 यहाँ 1 हो जाता है। तुम देखो तुम्हारे लिए ऑप्शन तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को खूब प्रैक्टिस करना है बाबू मेरे लाल लालियों। आप आराम से कॉपी कलम लेके बैठ जाओ, या बार बार इस वीडियो को रिव्यू करके देखते रहो, बहुत मजा आने वाला है। हम लोग जो है मॉडल सेट के सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन बैंक्स को भी पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे। आप 10 से 15 दिन के अंदर पूरी सिलेबस का रिव्यू आपके सामने मिलेगा। तो आप जुड़ जाइए अभी से 5 व्हील के साथ, हमारी टीम के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर निम्नलिखित में से कौन सही है, आप बताओगे कौन सही है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना, शानदार क्वेश्चन, एकदम जानदार क्वेश्चन है। कर कि कौन सही है बताओ। 1 किलोवाट आवर दिया है, 1 किलोवाट आवर। बताओ 1 किलो का मतलब क्या, 1000 वाट। 1 किलोवाट बोले तो 1000 वाट। 1 घंटा को जो है, 1 घंटा को तुम सेकंड में बदलोगे तो 1 घंटा को सेकंड में बदलोगे तो 1 मिनट इंटू 1, देखो 1 मिनट में जो 1 घंटा में जो है 60 मिनट, और फिर 60 मिनट को सेकंड में बदलोगे। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 36 × 10 के पावर 5 आ जाएगा, और फिर जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बाबू मेरे, ध्यान दो, यानी 33.6 इंटू 10⁶ जूल भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए जो है बड़ी करेक्ट ऑप्शन है। आप देखोगे बड़ी शानदार क्वेश्चन है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तुम देखते रहो। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है मेरे लाल लालियों, बताओ कितना शानदार क्वेश्चन है, एकदम मजा आ जा रहा है। क्वेश्चन देखो लॉलीपॉप क्वेश्चन रखा है। कर कि 1 टेस्ला बराबर होता है, बताओ टेस्ला किसका यूनिट है, जल्दी से कमेंट करके बताओगे टेस्ला किसका यूनिट है। तो देख लो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होता है फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ। फोर्स के यूनिट बच्चों न्यूटन होता है, और पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, तो एम्पियर इंटू मीटर होती है। तो तुम इसी को अरेंज करके ऐसे लिख सकते हो, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। देख लो बच्चों, टेस्ला बोले तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है, यानी 1 टेस्ला का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर हो जाएगा। है ना बड़ी शानदार क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन भी है, बस यूनिट एंड डायमेंशन से तो ज्यादा क्वेश्चन रखे जा रहे हैं। आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन कर। ये देखो कितना लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहे कि आदर्श वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर का तुमको रेसिस्टेंस बता देना है। जल्दी से कमेंट करके आंसर दोगे कौन सा होना चाहिए। आइडियल वोल्ट मीटर बच्चों, आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का जो है रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। आप जरूर याद रखोगे, बिल्कुल याद रखोगे। आइडियल वोल्ट मीटर के रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। आपके सभी शिक्षक आपके सामने रखे होंगे क्वेश्चन को। आप ये भी देखोगे कर कि एमीटर की धारा सुग्राहिता बताने, और देखो ना कितना इजी क्वेश्चन कर, करंट सेंसिटिविटी ऑफ अमीटर। बताओ, बात करंट सेंसिटिविटी की आ गई, तो करंट सेंसिटिविटी क्या होता है। सपोज करो किसी अमीटर से या गैल्वेनोमीटर से अगर आई धारा पास कराते हैं, फाई जो है विक्षेप होता है यानी डिफ्लेक्शन होता है, तो यूनिट करंट के लिए कितना होगा बच्चों मेरे, तो फाई बटा आई हो जाएगा। अब पर यूनिट करंट के लिए जो डिफ्लेक्शन होता है उसी को तो हम लोग करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। यानी करंट सेंसिटिविटी बोले तो विक्षेप यानी डिफ्लेक्शन बाई करंट, तो ये डिफ्लेक्शन बाई करंट हो जाएगा, यानी पर यूनिट करंट के कारण जो डिफ्लेक्शन होता है। करेगी 100 प्रेरकत्व का ऐसा यूनिट। वाह क्या बात है,
सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट बता देना है, बस आपको यूनिट बताना है, यूनिट, ओनली यूनिट। सोच लो यूनिट एंड डायमेंशन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। याद करो, सेल्फ इंडक्टेंस को हम लोग एल से इंडिकेट करते थे, और सेल्फ इंडक्टेंस का मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं बाबू मेरे। एल इक्वल टू होता था एन फाई बाई आई, हालांकि इसका यूनिट होता है वेबर पर एम्पियर, भी एक यूनिट होता है। और वेबर पर एम्पियर को हम लोग एक वर्ड में बाबू क्या कहते थे, हेनरी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेनरी। तो वेबर पर एम्पियर को हम लोग हेनरी के नाम से भी जानते हैं। है ना मजेदार क्वेश्चन, बोलो कितना इजी हो जा रहा है। बस आप मेरे साथ बने रहो, बहुत लकी लोगों को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और तुम उसका जो फायदा लेते रहो बच्चों, तुमको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और पढ़ो, अच्छा स्कोरिंग करो, सक्सेस हो जाओ। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे जो भी हमसे जुड़ रहे हैं बिहार बोर्ड के टॉप 1 रैंक में आए, टॉप 10 में भी जगह बनाए अपना। चलो देखते हैं कर निम्नलिखित में प्रत्यवर्ती धारा के लिए कौन सही है, बताओ। बिल्कुल फॉर्मूला टू फॉर्मूला क्वेश्चन है। कह रहे कि अल्टरनेटिंग करंट की याद करो आरएमएस वैल्यू, आईआरएमएस यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कितना होता है बच्चों, तो आई नट बाई रूट टू, आई नट बाई रूट टू। और 1/√2 का वैल्यू हम लोग जब सॉल्व कर देते तो कितना आता था, 0.707 इंटू आई नट, यानी शिखर मान देखो का 0.7 इंटू 7 टाइम्स। देख लो तुम बच्चों, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, फर्स्ट ऑप्शन सबसे करेक्ट ऑप्शन है। और चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर हम लोग देख रहे हैं क्या, निम्नलिखित में प्रेरणिक प्रतिघात बताओ। इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें, किसकी बात करें, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बात है, याद करो, जब किसी सर्किट में केवल एक सेल्फ इंडक्टर जुड़ जाए, यानी कि एक शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ जाए, शुद्ध प्रेरकत्व यानी शुद्ध परिनालिका जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस एल हो, तो याद करो कि इसमें जब करंट यानी पास कराते थे, अल्टरनेटिंग करंट के लिए है, अल्टरनेटिंग करंट जब पास कराते थे तो इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना होता था, एक्सएल बराबर कितना बच्चों, एल इंटू ओमेगा। क्या बात है, कितना इजी क्वेश्चन है बताओ। एल इंटू ओमेगा, एक्सएल इक्वल टू एल इंटू ओमेगा, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस। चलो तुम कमेंट करके बताओगे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी। ओके बच्चों, ओके, बहुत शानदार परफॉर्मेंस। और देखो ये मैं तुमको हिंट भी कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सुटेबल आंसर दिया है। तो इसका एसआई यूनिट जो है ओम होता है, चूंकि ये इफेक्टिव रेसिस्टेंस होता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, बिल्कुल उसी के जैसा। कारण निम्नलिखित में प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र रहने पर धारितीय प्रतिघात होता है, बताओ। कर कि द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटेंस सी, बताओ। अगर किसी अल्टरनेटिंग करंट में केवल एक कैपेसिटर जोड़ दिया जाता है, केवल एक कैपेसिटर जोड़ देते हैं, तो तुम बताओगे, यानी कैपेसिटर अगर केवल जोड़ दिया जाए तो उसकी इंडक्टिव मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्सी से इंडिकेट करते थे, और याद करो इसका वैल्यू 1/c ओमेगा। है ना मजेदार क्वेश्चन। फिर से कमेंट करके बताओगे सभी बच्चे, देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है। बहुत खूबसूरत जवाब आप लोग का। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी ओम होता है बच्चों। क्या बात है, सभी बच्चों को लग रहा है पहले ही से याद करके रखा है सब। बस ऐसे ही डटे रहो, जमे रहो अपने सिलेबस के साथ, दिन रात एक कर दो, पूरी एनर्जी लगा दो अपने रिजल्ट को पाने के लिए। देखो इस एक महीने में तुम्हारा जो है कितना बेहतरीन रिवीजन होता है। कह रहा है क्या कि एल आर परिपथ की प्रतिबाधा बताना है। क्या बात है, याद करो एल आर परिपथ में जब किसी सर्किट में हम लोग एक इंडक्टर जोड़ते थे और एक रेसिस्टर जोड़ते थे, तो उसी परिपथ को हम लोग क्या कहते थे बच्चों, एल आर सर्किट कहते हैं, यानी एल आर सर्किट कहते हैं। याद करो एल आर सर्किट में, यानी ये रेसिस्टर यानी पोटेंशियल एकरस रेसिस्टर, और ये हो गया पोटेंशियल एकरस जो है यानी इंडक्टर, और करंट जो है वी आर जो है करंट के साथ सेम फेज में होता है, और वी एल जो है इसे π/2 से आगे चलता है। अब चलो तो ये हो गया तुम्हारा नेट वोल्टेज V, और याद करो नेट वोल्टेज V को हम लोग कैसे देते थे, रूट अंडर कितना बच्चों, रूट अंडर कितना, तो VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। अब बताओ VL का वैल्यू कितना, तो I इंटू एक्सएल, VR का वैल्यू कितना बच्चों, I इंटू एक्सएल, और इसका होल स्क्वायर करोगे, फिर प्लस इसका वैल्यू कितना, तो I इंटू आर का होल स्क्वायर करोगे। देखो I स्क्वायर कॉमन होके बाहर आ जाएगा,
बचेगा कितना बच्चों, एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और ये रहा भी। तो तुम देखो v बाई आई बोले तो कितना हो जाएगा, एक्सएल का वैल्यू तुम रख सकते हो एल इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर, और आर को आर ही रहने दो, और इसी v बाई एल को हम लोग क्या कर, v बाई आई को क्या करते हैं जेड। जेड बोले तो इम्पिडेंस, जेड बोले तो क्या इम्पिडेंस, यानी एल इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बाबू, आर स्क्वायर। देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन है ना। तो इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट कितना हो जाएगा, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा का होल स्क्वायर। आप ऐसे ही एल आर सर्किट के लिए, सी आर सर्किट के लिए, एल सी सर्किट के लिए जरूर देख लोगे, अपने कॉपी में रिवीजन करते रहोगे। बहुत शानदार क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर प्रतिवर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान बताना है। किसका शिखर मान बताना है, 220 वोल्ट का। बताओ तो ये जो वैल्यू देता है ना बच्चों, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है, इसको वर्चुअल वैल्यू भी कह सकते हैं। तो वर्चुअल वैल्यू जो होता है ना, ये होता है तुम्हारा कितना, तो नेट मतलब शिखर मान बटा रूट 2। तो अब बताओगे तो शिखर मान बोले तो वी नेट बराबर कितना हो जाएगा, तो रूट 2 इंटू वर्चुअल वैल्यू हो जाएगा। यानी देख लो तुम, वर्चुअल वैल्यू का वैल्यू 220 है, इसमें रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वोल्टेज का शिखर मान कितना हो जाएगा, 200 रूट 2 वोल्ट हो जाएगा। है ना बाबू, है ना मजेदार क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है यार, इतना इजी क्वेश्चन, बताओ मजा आ जा रहा है एकदम देख करके। ये करा कि धारावाही प्रेरित्र के चुंबकीय ऊर्जा, बताओ कोई सोलेनॉइड है, मान लो कोई सोलेनॉइड है, और इस सोलेनॉइड से कितना करंट पास कर रहा है बच्चों, मान लो इस सोलेनॉइड से आई करंट पास कर रहा है, और मान लो इसका इंडक्टेंस एल है। तो इसमें मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो मैग्नेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला याद रखोगे 1/2 LI स्क्वायर, 1/2 LI स्क्वायर। अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओगे कौन आंसर सही होने वाला है, कौन आंसर सही होने वाला है, देख लो एकदम बिल्कुल। हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बड़ी खूबसूरत है क्वेश्चन। देखो करेगी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल। बताओ अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग जो है किसी करंट कैरिंग वायर को रखते हैं, मान लो ये कोई वायर है और इसे आई करंट पास कर रहा है, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा। तो याद करो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करने का मतलब इन साइड, तो जरूर इस पर फोर्स का वैल्यू जो है परपेंडिकुलर होता है। और इस फोर्स का वैल्यू कितना देते हैं हम लोग बच्चों, याद करोगे फोर्स का वैल्यू कितना देते थे, तो आई इंटू एल क्रॉस बी, बिल्कुल आई इंटू एल क्रॉस बी बोले तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। है ना मजेदार क्वेश्चन। देखो जो भी बच्चे सिस्टमेटिक तरीके से रिवीजन करते रहेंगे, रिवीजन ही कल्याण है, आप इससे बच नहीं सकते हो। अगर बचोगे तो आप फिर जो स्कोरिंग से बच सकते हो। आप जुड़े रहो, बिल्कुल देखते रहो, एक ही वीडियो को बार बार देखो, रिव्यू करके देखो, सारी बातें याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करके निम्नलिखित में से कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही। क्या बात है, इससे भी इजी क्वेश्चन आएगा। बताओ इतना मजेदार क्वेश्चन करेगी, विद्युत शक्ति का बिल्कुल फॉर्मूला टू फॉर्मूला। बताओ याद करो इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, तो P बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। अगर बात इलेक्ट्रिक एनर्जी की आ जाती है, इसको हम लोग आई स्क्वायर RT लिखते हैं। ये T से T यहाँ कैंसिल कर सकते हो, तो बचेगा कितना बच्चों, आई स्क्वायर R हो जाएगा। अब चलो तुम चाहोगे तो इस I को I इंटू R भी लिख सकते हो, और फिर इस I को एक I इंटू R को भी लिख दो, तो पावर का ये भी फार्मूला हो गया, पावर का ये आई स्क्वायर R भी फार्मूला हो गया। फिर से चाहो तुम तो पावर को क्या लिख सकते हो बताओ, तो I के बदले में V/R लिख दो ओम्स लॉ से, और फिर ये V तो ऑलरेडी है ही, तो टोटल देखो ये V² भी पावर का एक फार्मूला है। और मुझे विश्वास है कि आपको आपका आंसर दिख गया होगा। है ना शानदार आंसर, है ना शानदार क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। और बस आप जुड़े रहो, पूरी टीम जो है आपकी मदद आपके दरवाजे तक पहुंचा रही है, आपके घर तक, आपके हाथ में, आपके नज़रों के सामने पहुंचा रही है। आप उसका फायदा उठा लो बाबू मेरे। तो इस तरह से हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो होगा मॉडल सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर हम लोग सब्जेक्टिव्स क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन भी देखेंगे अगले मॉडल सेट के लिए। तो चलिए करें कि मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होती है। आप बताओगे करें कि द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इन मिनट, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इन मिनट।
आप याद रखोगे बस, इसको थोड़ा सा याद रखना जरूरी होता है। 1/60 जो है आर्क पर मिनट होता है, 1/60 आर्क पर मिनट होता है इसकी वैल्यू, आर्क पर मिनट आप याद रखोगे 1/60 आर्क पर मिनट। और इस तरीके से ये मॉडल सेट 1 की जो है सारी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होती है। और यदि जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप वीडियो नंबर 1 से जो है यानी कि मॉडल सेट 1 के लगातार आप 7 नंबर तक देखें, आपको सारा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। मैं छोटे छोटे वीडियो क्लिप में रख रहा हूँ ताकि आप अपने हिसाब से टाइम निकाल के उसको देखते रहेंगे। चलिए तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।